नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपनी इस केमिस्ट्री की पाठशाला में। जैसा कि देख पा रहे हैं कि आज की अपनी इस बेहतरीन क्लास में हम लोगों को क्या डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं आज की अपनी इस क्लास में हमें क्या डिस्कस करना है। तो बच्चों, हम लोगों का कक्षा 12 रसायन विज्ञान में चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, जिसका नाम है उपसय संयोजी यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, उपसय संयोजी यौगिक। आज इस चैप्टर की क्लास नंबर 8 है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। ठीक है, क्लास नंबर 8 है, लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड जो है 7 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। तो जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं, पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर विजिट किए हैं, सबसे पहले वो उन लेक्चर्स को देखें, इसके बाद जो है इस लेक्चर को आप विजिट करें। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की अपनी इस 1 घंटे की बेहतरीन क्लास में हम लोगों को क्या डिस्कस करना है। आज की क्लास में बच्चों हम डिस्कस करेंगे संकुल यौगिकों में समावयवता यानी कि आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, एक ही क्लास में इस पूरी समावयवता को हम खत्म कर देंगे। ठीक है, ये क्लास लगभग 1 घंटे के अराउंड रहने वाली है। ठीक है, तो सभी बच्चे हमारे साथ जुड़े रहें वीडियो के लास्ट तक। ठीक है, बेहतरीन तरीके से समझेंगे, प्रत्येक प्रकार की समावयवता को बेहतरीन उदाहरण देखेंगे और किताबी स्टाइल से हटकर देसी अंदाज में सरल से सरल कॉन्सेप्ट में सरल से सरल भाषा में चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलें। अच्छा, ये सब प्रकार की समावयवता आप देख रहे हैं, इन्हीं सब समावयवता को हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखें बच्चों, संकुल यौगिकों में समावयवता। देखें, तो जैसा कि हमने बताया कि हमें क्या पढ़ना है, संकुल यौगिकों में समावयवता। तो समावयवता क्या होती है, प्रत्येक बच्चों को पहले ये पता होनी चाहिए कि समावयवता आइसोमेरिज्म क्या होती है। ठीक है, तो सामान्य शब्दों में आपको हम बताए दे रहे हैं। ठीक है, सभी बच्चे में ध्यान पूर्वक सुने हम क्या कह रहे हैं कि ऐसे रासायनिक यौगिक या ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हों लेकिन उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं, तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं, आइसोमर कहलाते हैं। ठीक है, और इस घटना को, इस फिनोमिनन को हम बच्चों क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, इस बात को अभी हम एक एग्जांपल सेट करके आप लोगों को समझाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपके ये परिभाषा समझ में आ जाएगी, माइंड में एकदम सेट हो जाएगी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर जो लिखा है, जो हमने आपको बताया है, वही लगभग लिखा है। देखो, समावयवता की पहले हम परिभाषा जान रहे हैं बच्चों। ठीक है, देखो, वे यौगिक जिनके अणु सूत्र यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला समान होते हैं, ठीक है, किंतु उनके परमाणुओं की व्यवस्था अलग अलग होने के कारण उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं, तथा इस परिघटना को ही बच्चों हम समावयवता कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, तो इसी बात को हमने आपको बताया है। चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल कह रहे हैं जैसे डाई मेथिल ईथर यानी कि CH3OCH3 तथा एथिल एल्कोहल यानी कि C2H5OH दोनों एक दूसरे के समावयवी हैं। दोनों एक दूसरे के बच्चों क्या है? समावयवी हैं। ठीक है, कैसे एक दूसरे के समावयवी हैं? तो चलिए आइए आप लोगों को हम यहाँ पर समझा देते हैं। समावयवता आपको पहले पता होनी चाहिए। देखो, हमने बताया हमारे सामने दो कंपाउंड हैं, एक है CH3O यानी कि डाई मेथिल ईथर। ठीक है, और एक बच्चों हमारे सामने कंपाउंड है C2H5OH एथिल एल्कोहल। तो बच्चों ये इसका नाम है डाई मेथिल ईथर, इसका नाम है एथिल एल्कोहल। ठीक है, ये एक ईथर है और ये एक एल्कोहल है। ठीक है, अब जरा बच्चों इनके ये देखिए कि इनके अणु सूत्र समान हैं या अलग अलग हैं। अणु सूत्र देखिए, अणु सूत्रों को यहाँ लिखेंगे। अब देखो, कार्बन इसमें कितने हैं? 1 2, इसमें कितने हैं? 2, तो इसका मतलब C2 हो गया। हाइड्रोजन देखो 1 2 3, 1 2 3 6 हो गए। यहाँ पे 5 और 1 6, इसका मतलब इसमें भी S6, दोनों में सेम। ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1, तो ये अब देख लो इन दोनों यौगिकों के जो अणु सूत्र हैं, मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है,
वो कैसे हैं, समान हैं। अणु सूत्र बच्चों दोनों के कैसे हैं, एक समान है, अणु सूत्रों में कोई भिन्नता नहीं है। इसका भी अणु सूत्र C2H6O है और इसका भी C2H6O है, ठीक है। लेकिन इन दोनों के जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं, इनके जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं वो एक दूसरे से काफी भिन्न भिन्न है। जब आप कार्बनिक रसायन में ईथर वाला चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, एल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ते हैं, तो दोनों के भौतिक और रासायनिक गुणों को आप पढ़ते हैं। तो क्या दोनों के भौतिक और रासायनिक गुण एक ही जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। भाई एल्कोहल अपनी अलग केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ईथर अपनी अलग केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो इन दोनों के भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग हैं, ठीक है। कैसे हैं? अलग अलग है। अब इसी कॉन्सेप्ट पर, इसी उदाहरण पर आपकी वो परिभाषा एकदम फिट हो जाएगी। अब आप इसमें लगा लीजिए, देखिए हमने कहा वे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो, जिनके अणु सूत्र समान हो लेकिन परमाणुओं की व्यवस्था में भिन्नता होने के कारण इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग हों, तो ऐसे जो यौगिक होते हैं, ऐसे जो अणु होते हैं, एक दूसरे के लिए समावयवी कहलाते हैं, आइसोमर कहलाते हैं। और इस परिघटना को ही बच्चों हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं, समावयवता कहते हैं, ठीक है। तो डाइमेथिल ईथर जो है वो एथिल एल्कोहल का आइसोमर है और एथिल एल्कोहल डाइमेथिल ईथर का आइसोमर है। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोमर हो गए। और इस परिघटना को बच्चों हम क्या नाम देंगे, समावयवता कहेंगे, आइसोमेरिज्म कहेंगे, ठीक है। आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ऐसे ही हम उम्मीद करते हैं। चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका ले सकते हैं और इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलें, अब हम वापस उसी स्लाइड में आ जाते हैं, ठीक है। देखो, तो जो परिभाषा हमने आपको बताई है उसी परिभाषा को हमने बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले, अब हम बच्चों आ जाते हैं जटिल यौगिकों में समावयवता, यानी कि संकुल यौगिकों में समावयवता। तो क्या बच्चों जो है संकुल यौगिकों में भी समावयवता पाई जाती है? तो बिल्कुल पाई जाती है, क्योंकि इसीलिए हमने आज की क्लास रखी है। तो जटिल यौगिकों में भी समावयवता पाई जाती है। बहुत से जटिल यौगिक ऐसे होते हैं जिनके अणु सूत्र एक जैसे होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके भौतिक और रासायनिक गुण एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। तो वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, समावयवता दर्शाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जटिल यौगिकों में समावयवता। जटिल यौगिक का मतलब वही उपसय संयोजी यौगिक। तो संकुल यौगिकों में विभिन्न प्रकार की समावयवता पाई जाती है, जिसे मुख्य रूप से दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो संकुल यौगिकों में बच्चों जो हैं जितने भी प्रकार की समावयवता पाई जाती है, उन सभी समावयवता को हम दो वर्गों में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हमारा वर्ग है संरचनात्मक समावयवता, जिसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं इंग्लिश में, और दूसरा है हमारा त्रिविम समावयवता, जिसको हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। तो दो टाइप की समावयवता बच्चों जो है संकुल यौगिकों में पाई जाती है, ठीक है। लेकिन इन समावयवता के भी हम फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। जैसे जो संरचनात्मक समावयवता बच्चों होती है, ये फर्दर लगभग 6 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की। और जो त्रिविम समावयवता होती है, ये 2 प्रकार की होती है। तो इन दोनों समावयवता को फर्दर क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे संरचनात्मक समावयवता क्या होती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। फिर हम मतलब रिमूव करेंगे त्रिविम समावयवता क्या है और उसके 2 टाइप्स, ठीक। चलें, अच्छा आगे बढ़े। चलें बच्चों, अब हम देखते हैं संरचनात्मक समावयवता के बारे में, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, संरचनात्मक, संरचना की बात की जा रही है, तो इसको आप ऐसे परिभाषित करेंगे बच्चों कि वे संकुल यौगिक, वे जटिल यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो किंतु एक दूसरे की संरचनाएं अलग अलग हो, मतलब परमाणुओं की व्यवस्था अलग अलग हो, तो ऐसे समावयवी एक दूसरे के संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। और इस प्रकार की समावयवता को ही हम संरचनात्मक समावयवता कहते हैं, ठीक।
तो चलिए देखते हैं, डेफिनेशन वही है, वे संकुल यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं किंतु संरचनात्मक दृष्टि से भिन्न भिन्न हो, संरचनात्मक दृष्टि से भिन्न भिन्न हो, एक दूसरे के संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं तथा इस प्रकार की समावयवता को ही बच्चों संरचनात्मक समावयवता कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, तो आप सीधा सीधा इसमें ये ध्यान रखेंगे कि संरचनात्मक समावयवता में संकुल यौगिकों के या अणुओं के, समावयवी अणुओं के अणु सूत्र समान होंगे लेकिन उनकी संरचनाएं अलग अलग होंगी। ठीक है, चलें। अच्छा, यह समावयवता भी कई प्रकार की होती है, जैसा हमने बताया कि टोटल ये 6 टाइप की है, 6 टाइप की है। आप ये लिख सकते हैं कि संरचनात्मक समावयवता 6 प्रकार की होती है। ठीक है, तो उसी में हम पढ़ेंगे, जैसे आयनन समावयवता है, ठीक है, हाइड्रेटेड समावयवता है, बहुलकीकरण समावयवता, उपसय संयोजन समावयवता है। तो इस तरीके से हम इनके कई टाइप्स को डिस्कस करने चल रहे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें आप, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर नोट्स अपने बनाते रहें। ठीक है, चलें। अच्छा, तो पहले टाइप की समावयवता पढ़ेंगे संरचनात्मक समावयवता में। ठीक है, ये सब संरचनात्मक समावयवता के टाइप्स हैं। ठीक है, तो पहली बच्चों इस प्रकार की संरचनात्मक समावयवता है आयनन समावयवता, जिसको इंग्लिश में कहेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होती है बच्चों? तो देखिए क्या होती है, वे संकुल यौगिक जिनके अणु सूत्र एक समान होते हैं। ये एक लाइन तो आपको हर प्रकार की समावयवता में लिखनी है। क्यों? समावयवता की डेफिनेशन ही यही है कि अणु सूत्र समान होने चाहिए, फिर चाहे उनके भौतिक गुण अलग हो, चाहे रासायनिक गुण अलग हो, चाहे उनकी संरचना अलग हो, लेकिन एक उनमें कॉमन चीज होनी चाहिए कि उनका अणु सूत्र समान होना चाहिए। तो इसीलिए ये वाली लाइन सभी प्रकार की समावयवता के लिए आपको कॉमन लिखनी होगी और कॉमन आपको दिखेगी हर बार। ठीक, तो वे संकुल यौगिक जिनके अणु सूत्र एक समान होते हैं किंतु जल में घोले जाने पर अलग अलग आयनों का परीक्षण देते हैं, एक दूसरे के आयनन समावयवी, तथा इस प्रकार की समावयवता को ही आयनन समावयवता कहते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों क्या हो गई, आयनन समावयवता की परिभाषा हो गई। एक बार फिर देख लीजिए, अभी हो सकता है कि आप बच्चों को सही से समझ में ना आए, लेकिन अभी हम आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे तो कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, वे संकुल यौगिक जिनके अणु सूत्र एक समान होते हैं किंतु जल में घोले जाने पर अलग अलग आयनों का परीक्षण देते हैं, एक दूसरे के आयनन समावयवी कहलाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार की समावयवता को ही हम आयनन समावयवता कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आपको उदाहरण से समझाते हैं, तो एकदम ये परिभाषा आपके माइंड में सेट हो जाएगी। चलिए, अच्छा, अब अच्छा देख लेते हैं। ऐसा तब होता है जब उपसह संयोजन मंडल, कोऑर्डिनेशन स्पेयर तथा आयनन क्षेत्र, आयोनाइजेशन रीजन में लिगेंड्स व काउंटर आयन अपना स्थान बदल लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार की समावयवता बच्चों तब उत्पन्न होती है जब उपसह संयोजन मंडल और आयनन क्षेत्र में लिगेंड्स और काउंटर आयन अपना स्थान बदल लेते हैं। ठीक है, जो काउंटर आयन है वो उपसह संयोजन क्षेत्र में एंटर कर जाता है और ऐसे लिगेंड की तरह काम करने लगता है, और उपसह संयोजन अंदर के बैठा लिगेंड जो है वो बाहर आ जाता है आयनन क्षेत्र में और काउंटर आयन की तरह काम करने लगता है। अब हम आपको उदाहरण से समझाते हैं तो एकदम बात समझ में आ जाएगी। देखिए, जैसे हमारे सामने ये 2 जटिल यौगिक दे रखे हैं, ये दोनों एक दूसरे के आयनन समावयवी हैं। देखिए कैसे हैं, देखिए इसको हम लिखते हैं। जैसे पहला है हमारे सामने CONS3 का होल 5, ठीक है, ये पहला है। ठीक, और SO4, ठीक है, और ये है हमारा काउंटर आयन। देखिए, अब आप इसको ले जाके जरा जल में घोलिए, इसको ले जाके जब हम इसको जल में घोलेंगे तो जल में घोलने पर हमें क्या मिलेगा, CONH3 का होल 5 SO4 और प्लस यहाँ पर बच्चों ये जो Br है ये अलग हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा वाला आप देखिए, दूसरे वाले में क्या है, CONS3 का होल 5
BrSO4, ठीक है, दूसरा वाला यही है। देखो इसको भी ले जाके आप जल में घोल दीजिए, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, CONS3 का होल 5 Br और SO4 डबल निगेटिव। अब आप समझिए, देखो एक संकुल यौगिक ये है हमारे सामने, एक ये है, दोनों को जब हम जल में घोलेंगे तो संकुल यौगिक जो A है, ठीक है, CONS3 का होल 5 SO4 और Br, जब इसको जल में घोलेंगे तो ये जल में घोले जाने पर ब्रोमाइड आयन का परीक्षण देगा, ठीक है, ब्रोमाइड आयन का परीक्षण देगा और इतने पूरे उपसय संयोजी यौगिक का एक जो है टेस्ट देगा, ठीक। और दूसरे वाले को आप देखिए, जब दूसरे वाले को जल में घोलेंगे तो आप ये हमको जो है सल्फेट आयन का परीक्षण देगा, SO4 डबल नेगेटिव, और ये जो है इसका परीक्षण देगा। लेकिन दोनों यौगिकों के आप देख लीजिए अणुसूत्र समान हैं, दोनों के अणुसूत्र समान हैं, लेकिन जल में घोले जाने पर ये अलग अलग आयनों का परीक्षण दे रहे हैं, जिससे इनके भौतिक गुण बदल गए, इनके रासायनिक गुण भी बदल गए, ठीक। तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के बच्चों क्या हो गए, आयनन समावयवी हो गए, और इस प्रकार की समावयवता को क्या कहेंगे, आयनन समावयवता कहेंगे। आप ये बात समझ गए होंगे, ठीक है। चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलें, अच्छा, तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि इस तरीके से हमने समझा दिया आपको कि अलग अलग आयनों का परीक्षण दे रहे हैं, ये ब्रोमाइड आयन दे रहा है, ये सल्फेट आयन दे रहा है, आप ये ध्यान रखेंगे, और दोनों का अणुसूत्र समान है। भाई देखो, इसमें भी CO, इसमें भी CO, इसमें भी अमोनिया के 5 अणु, इसमें अमोनिया के 5 अणु, इसमें सल्फेट आयन और इसमें भी सल्फेट आयन, इसमें ब्रोमाइड आयन, इसमें ब्रोमाइड आयन। बस अंतर ये है कि ब्रोमाइड पहले वाले में सल्फेट आयन उपसय संयोजन मंडल के अंदर है, दूसरे वाले में बाहर है। पहले वाले में ब्रोमाइड आयन जो है ऐसे काउंटर आयन के रूप में है, दूसरे वाले में एज ए लिगेंड के रूप में वर्क कर रहा है। तो इसी वजह से तो ये समावयवता उत्पन्न होती है। इस बात से आप जो है इस बात को वेरीफाई कर सकते हैं। देखो लिखा है, ऐसा तब होता है जब उपसय संयोजन मंडल तथा आयनन क्षेत्र में लिगैंड व काउंटर आयन अपना स्थान बदल लेते हैं। तो इन्होंने अपना एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखें और समावयवता देख लें। हर समावयवता को आपको समझना है, परिभाषा और उसके 2 उदाहरण ध्यान रखने हैं, परिभाषा और 2 एग्जाम्पल, ठीक है। चलें, अच्छा, ये वाले भी देखिए आप, ठीक है। आयनन समावयवता के कुछ अन्य उदाहरण देख लीजिए, जैसे ये एक दूसरे के आयनन समावयवी हैं, ये वाले, ये वाला और ये वाला। देखो क्या है, PTNS3 का होल 4 Cl2 ब्रैकेट Br2, ठीक, P2NS3 का होल 4 Br2 Cl2। आप इसको जब जल में घोलेंगे तो जल में ये ब्रोमाइड आयन का परीक्षण देगा, इसको जल में घोलेंगे तो जल में ये क्लोराइड आयन का परीक्षण देगा। दोनों के अणु सूत्र सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन जल में घोले जाने पर अलग अलग आयनों का परीक्षण दे रहे हैं, इसीलिए ये एक दूसरे के आयनन समावयवी हो गए, ठीक। दूसरा एग्जांपल और देख लें, CONS3 का होल 4 Cl2NO2, ठीक है, और ये है, इसको जब आप जल में ले जाके घोलेंगे तो ये किसका देगा, नाइट्राइट आयन का परीक्षण देगा। इसको ले जाके घोलेंगे तो ये क्लोराइड आयन का परीक्षण देगा। दोनों के अणु सूत्र समान है, आप चेक कर लीजिए, ठीक। तीसरा देखें, इसमें देखिए, जब आप इसको ले जाके घोलेंगे तो ये सल्फेट आयन का परीक्षण देगा, इसको घोलेंगे तो ये हाइड्रोक्साइड आयन का परीक्षण देगा, OH नेगेटिव का। दोनों के अणु सूत्र समान हैं, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के आयनन समावयवी हैं, ठीक है। तो ये आपस में एक दूसरे के आयनन समावयवी हैं, ठीक है, ये वाले, ठीक है। अब आप ये कहो ये वाला और ये वाला, तो ये वाले थोड़ी ना होंगे एक दूसरे, क्यों, क्योंकि इन दोनों के अणु सूत्र ही बदल जाएंगे, इन दोनों के अणु सूत्र बदल जाएंगे। समावयवता प्रदर्शित करने की एक शर्त ये है कि दोनों के अणु सूत्र समान होने चाहिए। अगर अणु सूत्र समान है तो उनको समावयवी कहेंगे, अगर अणु सूत्र अलग अलग है तो फिर उनको समावयवी नहीं कहेंगे, ठीक है। चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो आयनन समावयवता क्या होती है आप समझ गए, और इसके हमने 4 एग्जाम्पल आपको सेट करवा दिए। 4 में से आप कम से कम 2 याद रखेंगे और 2 लिख के आएंगे, ठीक है। चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट लीजिए। चलें, अच्छा, दूसरे प्रकार की बच्चों समावयवता देखते हैं, हाइड्रेट समावयवता, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, हाइड्रेट का रिलेशन बच्चों जल से है, किससे है,
जल से H2O से है। देखो भाई क्या होता है इस प्रकार की समाव्यवस्था में, इस प्रकार की समाव्यवस्था जल के अणुओं की उपसहसंयोजन मंडल तथा आयनन क्षेत्र में भिन्न भिन्न संख्या के कारण उत्पन्न होती है, अतः यह एक प्रकार की आयनन समाव्यवस्था का ही प्रकार है। तो जो बच्चों हाइड्रेट समाव्यवस्था होती है, इस प्रकार की समाव्यवस्था संकुल यौगिक तब दर्शाते हैं जब उपसहसंयोजन मंडल और आयनन क्षेत्र में जल के अणुओं की संख्या में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, मतलब टोटल जो अणु होंगे उनमें टोटल क्या होगा, अणुओं की संख्या, जैसे H2O मान के चलो कि एक संकुल यौगिक A है जिसमें अणुओं की संख्या 6 है, और दूसरा जो संकुल यौगिक B है उसमें भी जो है H2O की अणुओं की संख्या 6 है। ठीक है, लेकिन इन अणुओं की जो संख्या 6 है कॉमन है, लेकिन उपसहसंयोजन मंडल में और आयनन क्षेत्र में इनकी संख्या में वेरिएशन होगा। जैसे मान के चले कि A में हो सकता है कि 4 H2O के अणु जो हैं उपसहसंयोजन मंडल में हो और 2 आयनन क्षेत्र में हो। कंपाउंड नंबर B में 4 की जगह 3 जो है अंदर उपसहसंयोजन मंडल में हो और 3 आयनन क्षेत्र में हो। तो ये क्या है, संख्या सेम है, 6 उसमें, लेकिन आयनन क्षेत्र में और उपसहसंयोजन मंडल में इनकी संख्या भिन्न भिन्न है। अभी हम आपको एक एग्जांपल सेट करवाएंगे तो चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी। चलो, किसी भी संकुल यौगिक में जल के अणु लिगेंड या क्रिस्टलीय जल की तरह व्यवहार कर सकते हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार मार्किंग किए दे रहे हैं कि किसी भी संकुल यौगिक में जल के अणु या तो लिगेंड के रूप में काम करेंगे, उपसहसंयोजन मंडल के अंदर उपस्थित होंगे और CMI के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, या वो क्रिस्टलीय जल की तरह आयनन क्षेत्र में होंगे, बाहर की तरफ होंगे, और वो फिर जो है वहां पर क्रिस्टलीय जल कहलाएगा, मतलब उस जल के अणुओं को हम क्रिस्टलीय जल कहेंगे। ठीक है, चलें, अच्छा अब आप स्क्रीनशॉट ले लें, हम आपको उदाहरण से चीजों को समझाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। चलें बच्चों, अब यहाँ पर एक बेहतरीन सा उदाहरण है। ठीक है, आप इस उदाहरण को समझिए, पूरा कॉन्सेप्ट एक ही बार में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखो, CrH2O का होल 6 Cl3 के 3 हाइड्रेट समावयवी ज्ञात हैं, यानी कि एक संकुल यौगिक है, इस संकुल यौगिक के 3 हाइड्रेटेड समावयवी ज्ञात हैं। बच्चों देखो, पहला समावयवी ये है जिसमें जो जल के अणु टोटल कितने हैं, 6। यहाँ पर टोटल जल के अणु बच्चों कितने हैं, 6। तो 6 जल के अणु जो है उपसहसंयोजी मंडल के अंदर हैं। ठीक, ऐसा जो कंपाउंड होता है वो बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, दूसरा जो इसका आइसोमर है उसमें 6 में से 5 जल के अणु उपसहसंयोजन मंडल के अंदर हैं और एक जल का अणु जो है आयनन क्षेत्र के बाहर है, क्रिस्टलीय जल के रूप में मौजूद है। तो देखो 5 और 6, यहाँ पर भी टोटल 6 जल के अणु हैं। कैसा इसका रंग होता है, पीला हरा होता है। तीसरा जो इसका बच्चों आइसोमर है उसमें 4 जल के अणु जो हैं उपसहसंयोजन मंडल में हैं और रह गए 2 अणु जो हैं आयनन क्षेत्र में है, क्रिस्टलीय जल के रूप में। इसका बच्चों रंग होता है गहरा हरा। अब आप देख लीजिए, जो बात हमने आपको समझाई है उसी बात को इस एग्जाम्पल में फिट किया गया है। ठीक है, देख लीजिए, एकदम जो है शीशे की तरह एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, टोटल यहाँ पे जल के अणुओं की संख्या कितनी है, 6, लेकिन इनके जो आइसोमर हैं उनमें सभी में 6 है। ठीक है, इन सभी में जल के अणुओं की संख्या 6 है, लेकिन उपसहसंयोजन मंडल और आयनन क्षेत्र में जल के अणुओं की संख्या में भिन्नता है। इसमें 6 जल के अणु जो है आयनन उपसहसंयोजन मंडल के अंदर है, इसमें 5 जल के अणु मंडल के अंदर है और 1 जो है आयनन क्षेत्र में है। इसमें 4 मंडल के अंदर है और 2 आयनन क्षेत्र में है। तो ऐसे जो समावयवी होते हैं उनको बच्चों हम क्या कहते हैं, हाइड्रेट समावयवी कहते हैं। ठीक है, जल के अणुओं के लिए स्पेसिफाई है, केवल और केवल जल के अणुओं की संख्या में भिन्नता होने के कारण ये समावयवता उत्पन्न होती है। ठीक है, चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलें, अच्छा अन्य उदाहरण देख लें बच्चों, इसके एक आध उदाहरण और भी हैं। ठीक है, उनको भी देख लें। देखो, अच्छा अगला उदाहरण बच्चों है COH2O का होल 6 Cl3 और COH2O का होल 5
Cl2H2O। ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर हैं, देख लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पर जल के अणुओं की संख्या बच्चों देखो कितनी है, 6 है, ठीक। जल के अणुओं को ही देखना है, जहां पे आपको जल जल दिखाई दे वहां आप जल ही जल देखिए चारों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जल के अणुओं की संख्या 6 है, और यहाँ पर टोटल 6 में से 5 मंडल के अंदर है और एक जो है आयनन क्षेत्र में है। तो एक दूसरे के कैसे समावयवी हो गए, हाइड्रेट समावयवी। अगले एग्जांपल में देखिए H2O, ठीक है, इसमें कितने हैं, H2O एक मंडल के अंदर है, और यहाँ पर बच्चों देख लीजिए, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, नहीं गड़बड़ है, यहाँ पर CuCl H2O NH3 का होल 4 Cl2, सही है। देखो यहाँ पर इन दोनों कंपाउंड्स में जल के अणुओं की संख्या 1 कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर देखो जल के अणु जो संख्या 1 है वो मंडल के अंदर है, पहले कंपाउंड ए में, और दूसरे वाले में जल का अणु जो है वो आयनन क्षेत्र में है, मंडल के अंदर है नहीं, ठीक। तो जल के अणुओं की संख्या में आयनन मंडल में और उपसय संयोजन मंडल में भिन्नता आ गई कि इसमें एक है अणु और इसमें है ही नहीं, ठीक है। दोनों का आप अणु सूत्र निकाल लीजिए, अणु सूत्र दोनों का समान आएगा, इनका भी दोनों का अणु सूत्र समान आएगा, ठीक है। तो ये हमने बच्चों आपको 2 अन्य उदाहरण दे दिए, ठीक है, हाइड्रेटेड समावयवी के। हाइड्रेटेड समावयवी बच्चों आप सीधे ध्यान रखेंगे कि एक प्रकार की आयनन समावयवता ही है, जो समावयवता जल के अणुओं की उपसय संयोजन मंडल और आयनन क्षेत्र में भिन्नता के कारण, जल के अणुओं की संख्या में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। एग्जाम्पल हमने आपको 3 दे दिए हैं, 3 में से आप कम से कम 2 ध्यान रखेंगे, और जब भी आपसे समावयवता पूछी जाएगी तो विद एग्जाम्पल आपको लिखकर आना है। अगर आप केवल परिभाषा लिख देंगे, एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे, एग्जाम्पल से चीजों को नहीं डिस्कस करेंगे, तो फिर आपके नंबर कट जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है, पूरे नंबर आपको नहीं मिलेंगे। चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें। चलें, अच्छा, तो हाइड्रेटेड समावयवता लगभग पूरी हो गई, ठीक है, बेहतरीन तरीके से समझ लिया। तीसरे प्रकार की समावयवता बच्चों देखते हैं, बंधनी समावयवता, जिसको कहते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म, देखिए भाई, यह समावयवता केवल उन संकुल यौगिकों द्वारा दर्शाई जाती है जिनमें उभय दंती लिगेंड पाए जाते हैं। मोस्ट कॉमन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जैसे NO2 साइनाइड आयन, ठीक है, और थायो साइनाइड आयन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये लिखी है कि यह समावयवता केवल और केवल उन यौगिकों के द्वारा ही दर्शाई जाती है जिन यौगिकों में उभयदंती लिगेंड पाए जाते हैं। उभयदंती लिगेंड क्या होते हैं आप जानते होंगे, अगर आपने हमारे पिछले सब लेक्चर्स देखे हैं प्रॉपर ढंग से तो आप समझ गए होंगे कि उभयदंती लिगेंड्स क्या होते हैं, ठीक है। चलें, अच्छा, कौन कौन से हैं, ये हमारे उभयदंती लिगेंड्स हैं। फिर देखें, वे संकुल यौगिक जिनमें उपस्थित उभयदंती लिगेंड अलग अलग दाता परमाणु के द्वारा यानी कि मेटल आयन से जुड़े रहते हैं, बंधनी समावयवी कहलाते हैं, और इस बंधनी समावयवता कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गई। तो वे संकुल यौगिक जिसमें उपस्थित उभयदंती लिगेंड जो हैं अपने अलग अलग दाता परमाणुओं के माध्यम से CMI से जुड़े रहते हैं, तो ऐसे जो यौगिक हैं एक दूसरे के बंधनी समावयवी कहलाते हैं, और इस प्रकार की समावयवता को ही बच्चों बंधनी समावयवता कहते हैं, ठीक है। जैसा हमने आपको बताया था कि जो नाइट्राइट समूह है, जब ये नाइट्रोजन के माध्यम से CMI से जुड़ता है तो इसको लिखते हैं N नाइट्रो या N नाइट्राइडो, और जब ये ऑक्सीजन के माध्यम से जुड़ता है तो उसको कहते हैं O नाइट्राइडो। उसी प्रकार से ये कार्बन जब जुड़ा है CMI से तो उसको कहते हैं, मतलब जो है साइनाइडो। नाइट्रोजन जुड़ा है, इस तरीके की कंडीशन है, ठीक है, तो उसको कहेंगे आइसोसाइनाइडो। उसी तरीके से अगर थायोसाइनाइड में सल्फर जुड़ा है तो उसको कहेंगे एस थायोसाइनाइडो, और अगर यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ गया NCS हो गया तो इसको कहेंगे N थायोसाइनाइडो। तो लिगेंड सेम है लेकिन वो अलग अलग दाता परमाणुओं के माध्यम से बॉन्डिंग कर रहे हैं CMI के साथ, ठीक है। तो ऐसे जो समावयवी होंगे उनको हम क्या कहेंगे, बंधनी समावयवी कहेंगे, और इस प्रकार की समावयवता को लिंकेज आइसोमेरिज्म
कहेंगे। चलिए अब हम उदाहरण की तरफ शिफ्ट करते हैं। चले, जैसे यहाँ पर आप उदाहरण समझ लीजिए, उदाहरण आपको दिख रहा है जैसे CONH3 का होल 5 NO2Cl2, ठीक है। दूसरा देखो CONH3 का होल 5 ONOCl2। देखिए दोनों के अणु सूत्र समान है, CO यहाँ पर, CO यहाँ पर, अमोनिया के 5 यहाँ, अमोनिया के 5 यहाँ, NO2 यहाँ पर और NO2 यहाँ पर भी है, Cl2 यहाँ पे, Cl2 यहाँ पर, दोनों के अणु सूत्र समान है, ठीक है। चलिए, तो इसलिए हम इनको एक दूसरे के आइसोमर कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। यहाँ पर देखो ये जो मतलब नाइट्राइट समूह है, ठीक है, ये नाइट्रोजन के माध्यम से जुड़ा है। किसके माध्यम से जुड़ा है? नाइट्रोजन के माध्यम से, सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे लिखा है NO2 बंधित, यानी कि नाइट्रोजन से बंधित। और दूसरे वाले आइसोमर में बच्चों ये अपने जो है ऑक्सीजन परमाणु के माध्यम से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन परमाणु के माध्यम से जुड़ा है, ठीक। तो देख लीजिए आप, दोनों के क्या हो गए? आइसोमर हो गए। भाई दोनों के अणु सूत्र समान है, लेकिन दोनों लिगेंड जो है CMI से अलग अलग दाता परमाणु के माध्यम से जुड़े हैं। इस वजह से इनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों में भिन्नता आ जाएगी और ये एक दूसरे के आइसोमर कहलाएंगे, ठीक। चलें, अच्छा जो स्क्रीनशॉट ले लें। तो बहुत ही सरल टाइप की समावयवताएं हैं ये, इसमें बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, बस अपना हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है, ठीक है, कि समावयवता की परिभाषा और एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखें। एग्जाम्पल ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर सब गुड़ गोबर है, फिर ये आप समझ लीजिए। एग्जाम्पल अगर आपको ध्यान रहा तो आप एग्जाम्पल में ही वो अपना कॉन्सेप्ट लगा के उसकी परिभाषा लिख देंगे, और परिभाषा ही याद है, एग्जाम्पल भूल गए तो फिर हो सकता है कि आप परिभाषा भूल जाए। तो एग्जाम्पल आपको जरूर ध्यान रखना है, इसीलिए हम प्रत्येक प्रकार की समावयवता के 3-3, 4-4 आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। जो आपको सही लगे उनमें से आप देख लीजिए, याद कर लीजिए। और हाँ, इनके आप जो है IUPAC नाम लिख लेना, ठीक है। IUPAC नाम हमने लिखना सिखा दिए हैं, 2 क्लासेस ली हैं, IUPAC नाम लिखने की पूरी विधियां बताई हैं, नियम कायदे कानून बताए हैं अपने सरल देसी अंदाज में, और एक क्लास में प्रैक्टिस करवाए हैं। तो आप सीख गए होंगे, तो इनके अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक। चलें, अच्छा और एग्जाम्पल देख लें लिंकेज आइसोमेरिज्म के। इसमें एक देखें MnCO का होल 5 HCl, ठीक है। दूसरा देखें, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, MnCO का होल 5 NCS। तो इसमें देखो बच्चों, ये सल्फर जुड़ा है इस Mn के साथ और इसमें नाइट्रोजन जुड़ा है, ठीक। तो देखो इसमें धातु जो है सल्फर परमाणु जुड़ी है और इसमें धातु नाइट्रोजन परमाणु जुड़ी है, तो इसीलिए ये एक दूसरे के लिंकेज समावयवी हो गए। दूसरा उदाहरण देखिए, FeS2 का होल 5 CN, FeS2 होल 5 NC। तो इसमें देखो कार्बन जुड़ा है, इसमें नाइट्रोजन जुड़ा है, तो यहाँ पे कार्बन से बंधित है, यहाँ पे नाइट्रोजन से बॉन्डिंग है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है कार्बन से बंधित है, ठीक है, और दूसरे वाले केस में आप दिखा सकते हैं कि ये नाइट्रोजन से बंधित है, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी अलग से चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, अपनी बात को समझा सकते हैं। चलें, अच्छा अब आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। सब एकदम बेहतरीन तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर करवाया जा रहा है। अगर लेक्चर समझ में आ रहा हो, हमारे द्वारा बताई जाने वाली बातें जो आपको एकदम टू द क्रिस्टल क्लियर हो रही हो, ठीक है, तो आप लेक्चर को शेयर करें, सब्सक्राइब करें अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। प्रॉपर हमारे साथ जुड़ें। अगर आप कक्षा 12वीं में हैं, कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए ये प्लेटफॉर्म बड़ा ही मूल्यवान है, बड़ा ही वैल्यूएबल है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको इंटर की मैथ और इंटर की केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। पूरे सिलेबस को, थ्रू आउट सिलेबस को यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा बोर्ड एग्जाम से पहले। हमारा टारगेट है हम लोगों का कि लगभग दिसंबर लास्ट तक पूरे सिलेबस को कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद का जो भी समय बचेगा उसमें थोड़ा हम रिवीजन कराएंगे और बच्चों को समझाएंगे कि किस तरीके से हमारे सामने क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो लगातार जो है बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं अल्टरनेट मैनर में, तो उनको आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रॉपर आप हमारे साथ जुड़े रहें और प्रॉपर नोट्स बनाते रहें, ठीक है। चलें, अच्छा अगला जो है अगले प्रकार की समावयवता देखते हैं, उपसह संयोजन समावयवता यानी कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म।
कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म देखो भैया क्या होती है, यह समावयवता उन यौगिकों में पाई जाती है जिनमें धनायन व ऋणायन दोनों ही बड़े कोष्ठक यानी कि जटिल आयन होते हैं। तो सबसे पहले आप ये बात ध्यान रखें कि उपसहसंयोजन समावयवता उन संकुल यौगिकों में ही पाई जाती है जिनमें दोनों कोष्ठक यानी कि धनायन और ऋणायन बड़े कोष्ठक ही होते हैं। कैसे होते हैं? बड़े कोष्ठक। जैसे यहाँ पे कोई संकुल आयन है, इसके ऊपर बच्चों धनावेश है, समझते रहे ना बात को। अब इसको अपने चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए कोई ऋणावेशित आयन चाहिए, तो ऋणावेशित आयन के रूप में जरूरी नहीं है कि अपने साथ ये क्लोराइड आयन जोड़े या हाइड्रोक्साइड आयन ही जोड़े या सल्फेट आयन ही जोड़े या नाइट्रेट आयन ही जोड़े या कोई और जोड़े। इसके अलावा जो है ये किसी दूसरे संकुल यौगिक को भी जोड़ सकता है, ठीक है, बशर्ते उस संकुल यौगिक के ऊपर ऋणावेश होना चाहिए। तो अगर कोई दूसरा संकुल यौगिक इसे मिल गया जिसके ऊपर ऋणावेश है तो वो इसके ऊपर इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में इसके ऊपर +1 इसके ऊपर -1 दोनों का चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। IUPAC नेमिंग जब हमने करवाई थी प्रैक्टिस क्लास में तो हमने इस प्रकार के संकुलों की IUPAC नेम लिखने सिखाए थे। तो जो बच्चों ने क्लास अटेंड की है वो समझ गए होंगे सर किसकी बात कर रहे हैं, क्या है ये, और नहीं समझे हैं तो अभी हम उदाहरण देंगे तो वहां पे समझ जाएंगे, ठीक। चलें, अच्छा जो है तो ध्यान रखेंगे कि उपसहसंयोजन समावयवता कौन से संकुल यौगिक प्रदर्शित करेंगे, वही प्रदर्शित करेंगे जिनमें धनायन व ऋणायन दोनों बड़े कोष्ठक होते हैं, मतलब दोनों ही बड़े कोष्ठक होते हैं। यह समावयवता दोनों संकुल आयनों के मध्य लिगेंडों की अदला बदली के कारण उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न होती है उदाहरण से समझिए तब आप समझ पाएंगे, ऐसे नहीं समझ पाएंगे। देखिए, देखो भाई यहाँ देखो, जैसे एक हमारे सामने संकुल यौगिक बच्चों ये है, ये पूरा ये है और एक बच्चों पूरा ये है, ठीक। इस संकुल के यौगिक ऊपर धनावेश रहा होगा, इस संकुल यौगिक के ऊपर ऋणावेश रहा होगा। क्यों सर? क्योंकि हम जानते हैं कि धनावेशित आयन को पहले लिखा जाता है, ऋणावेशित आयन को बाद में। तो हमने आंख बंद करके यहाँ कह दिया कि इसके ऊपर धनावेश है, इसके ऊपर ऋणावेश। कितना है ये हमें अभी नहीं मालूम, ठीक है। चलें, अच्छा जो है, और हमें जानना भी नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें उससे अभी लेना देना नहीं है। बस हमें ये पता चल गया कि ये धनावेशित है संकुल यौगिक, ये ऋणावेशित संकुल यौगिक है। अब आप इसमें देख लीजिए, इसमें अमोनिया के 6 आयन हैं, ठीक है, और इसमें जो है साइनाइड के 6 आयन है। दूसरे संकुल यौगिक में आप देखिए, इसमें अमोनिया 6 है, ठीक, और इसमें बच्चों साइनाइड कितने हैं? 6 हैं। अब यहाँ पर आप ये देखिए, जरा चीजों को ऐसे समझिए कि यहाँ इस वाले कंपाउंड में सेंट्रल मेटल आयन कौन था? CO था, और यहाँ पर कौन हो गया? Cr हो गया, ठीक। यहाँ पर बच्चों सेंट्रल मेटल आयन कौन था? Cr था। यहाँ पर बच्चों कौन हो गया? CO हो गया। बस क्या हो गया? लिगेंड्स और CMI आपस में बदल गए, लिगेंड्स और CMI आपस में बदल गए। बाद बाकी आप दोनों का अणु सूत्र देख लीजिए, समान आएगा, ठीक, समझ गए बात को। अगला देखिए, और उदाहरण देखते हैं, चीजों को एक बार और एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर देखें NH3 और PtCl4। दूसरे वाले में देखिए आप कि यहाँ पे कॉपर जो था, कॉपर हट गई और कॉपर जगह यहाँ पर कौन आ गया? प्लेटिनम आ गया। कॉपर हट गई यहाँ पर, कॉपर यहाँ चली गई और प्लेटिनम यहाँ पर आ गया, रिप्लेसमेंट हो गया, ठीक है। प्लेटिनम यहाँ पर आ गई, जिस वजह से ये चेंज हो गया PtNH3 और यहाँ पर CuCl4 हो गया। देख लीजिए अब आप इसी बात को चाहे जो है मतलब लिगेंड्स के रूप में कहें, चाहे आप इसको CMI के रूप में कहें, यहाँ पर क्या हो गया है? एक्सचेंज हो गया, ठीक। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी हुआ। यहाँ पे देखो CO के साथ कौन बैठा है? इथिलीन डाइएमीन, और यहाँ पर जो है CO को हट गया, उसकी जगह पे क्रोमियम आ गया। यहाँ पर क्रोमियम के साथ साइनाइड है और यहाँ पर कोबाल्ट के साथ साइनाइड है, तो यहाँ पर भी देख लीजिए एक्सचेंज हो गया, केंद्रीय धातु आयन का एक्सचेंज हो गया, अदला बदली हो गई। तो इस प्रकार की समावयवता को बच्चों हम क्या कहते हैं? उपसहसंयोजन समावयवता कहते हैं, कोऑर्डिनेशन जो है आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आप एक बार इसकी परिभाषा और देख लें। देखो, यह समावयवता उन यौगिकों में पाई जाती है जिनमें धनायन व ऋणायन दोनों ही बड़े कोष्ठक यानी कि जटिल आयन होते हैं। जैसा कि हमने आपको भी बताया, यह समावयवता दोनों संकुल आयनों के मध्य लिगेंडों की अदला बदली के कारण
उत्पन्न होती है। चूंकि हमने आपको जो यहाँ पे समझाया है वो लिगेंडों की जगह हमने CMI की अदला बदली के माध्यम से समझाया है, तो आप यहाँ पर CMI लिख सकते हैं। ठीक है, कि इस प्रकार की समावयवता दोनों संकुल आयनों के मध्य सेंट्रल मेटल आयन की अदला बदली के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, क्योंकि हमने जो एग्जाम्पल सेट किए हैं वो CMI को लेके सेट करवाए हैं। ठीक है, चलें अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमने बता दिया, आगे वाला संकुल यौगिक धनायन होगा, पीछे वाला ऋणायन, आगे वाला धनायन, पीछे वाला ऋणायन, आगे वाला धनायन, पीछे वाला ऋणायन। ठीक, चलें अच्छा बच्चों, अब हम देखते हैं पांचवें प्रकार की समावयवता, जिसको हम कहते हैं बहुलकीकरण समावयवता। बहुलकीकरण समावयवता यानी कि पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। देखिए भाई, ये क्या होती है? सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो बहुलकीकरण समावयवता बच्चों जो होती है वो वास्तव में समावयवता नहीं है। हालांकि इसको समावयवता की कैटेगरी में रख दिया गया है, लेकिन वास्तव में देखा जाए समावयवता की जब आप इसमें डेफिनेशन फिट करेंगे तो डेफिनेशन इसमें फिट नहीं बैठेगी। डेफिनेशन ये कहती है कि यौगिकों का अणुसूत्र समान होना चाहिए, बाद बाकी फिर चाहे उनका कुछ भी भिन्न हो जाए, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, संरचना, कुछ भी भिन्नता हो, लेकिन उनकी एक शर्त माननी होगी कि उनके अणुसूत्र समान हों। लेकिन बहुलकीकरण समावयवता में जो बहुलकीकृत समावयवी होते हैं उनके अणुसूत्र ही समान नहीं होते हैं। हालांकि उनमें जो अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, वो एक जैसे होते हैं, जैसे प्लेटिनम इसमें, प्लेटिनम इसमें, क्लोरीन इसमें, क्लोरीन इसमें, सल्फेट आयन इसमें, सल्फेट आयन इसमें, लेकिन इनकी संख्या अलग अलग होती है। ठीक, तो जब संख्या अलग अलग हो जाएगी तो फिर इनके अणुसूत्र भिन्न भिन्न हो जाएंगे, अणुसूत्र भिन्न हो जाएगी तो इसको हम समावयवता नहीं कहेंगे। ठीक है, तो फिर सर आप कहेंगे बच्चों की जो है फिर इसको आपने यहाँ पे क्यों रखा? तो हमने नहीं रखा है, किताबों में इस प्रकार की जो मतलब इस प्रकार की जो घटना है जो संकुल यौगिकों में देखने को मिलती है, इसको भी एक समावयवता के साथ ही कंसीडर कर लिया गया है, इसको समावयवता के साथ ही पढ़ा जाता है। ठीक है, हालांकि ये बात लिख दी जाती है, देखो हमने जैसा बताया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह वास्तव में कोई सच्ची यानी कि ट्रू समावयवता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें अणुसूत्र एक समान ही नहीं होते हैं भैया। अणुसूत्र जब तक समान नहीं होंगे तब तक आप उसको समावयवता कैसे कह दोगे? तो ये सच्ची समावयवता नहीं, इसीलिए यहाँ पे पहले इस बात को लिख दिया गया है। ठीक, लेकिन समावयवता की को कैटेगरी में रखने की एक वजह ये है कि इनमें जो परमाणु होंगे, जो अणु होंगे, जो समूह होंगे वो सेम होंगे। अगर पहले वाले में सल्फेट आयन है तो दूसरे वाले में भी सल्फेट आयन होगा, पहले वाले में अगर CMI प्लेटिनम है तो दूसरे वाले में प्लेटिनम होगा, पहले वाले में अगर काउंटर आयन क्लोराइड है तो दूसरे वाले में भी क्लोराइड होगा। तो इस आधार पर इसको रख दिया गया है। ठीक है, तो ये बात पहले आप अपनी माइंड में सेट कर लें। चलें अब परिभाषा समझ लें। जब दो या दो से अधिक संकुल यौगिकों का मूलानुपाती सूत्र तो बिल्कुल समान होता है। भाई अणुसूत्र तो इनका जो है अलग होगा, तो हमने अणुसूत्र की जगह यहाँ लिख लिया कि मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती मतलब सूत्र भाई अणु, परमाणु और अणु सेम होंगे तो बिल्कुल समान होता है, लेकिन उनके अणुसूत्र और अणु भार एक दूसरे के गुणांक यानी दोगुने, तिगुने या बहुलक होते हैं। तो इस प्रकार की समावयवता को ही बहुलकीकरण समावयवता कहते हैं। तो इस प्रकार की जो आइसोमेरिज्म होगी बच्चों, इस प्रकार की आइसोमेरिज्म को ही हम क्या कहेंगे? पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा अब आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, एग्जाम्पल से चीजें आप बहुत जल्दी ट्रैप करेंगे। देखें अब यहाँ पर आप समझ लीजिए, जैसे हमारे सामने एक संकुल यौगिक बच्चों ये है। ठीक है, इसको लाओ हम यहाँ पर लिख के आपको बता दे रहे हैं, PTNS3 का होल ट्वाइस Cl2। ठीक है, और एक संकुल यौगिक दूसरा हमारा ये है PTNS3 का होल 4 PTCl4। ठीक है, ये है हमारे सामने दो संकुल यौगिक, एक संकुल यौगिक ये है, एक संकुल यौगिक ये है। अब आप देख लीजिए दोनों में सेंट्रल मेटल आयन, लिगेंड्स और काउंटर आयन सेम होंगे। देखो इसमें भी प्लेटिनम, इसमें भी प्लेटिनम, इसमें अमोनिया, इसमें अमोनिया, इसमें क्लोरीन, इसमें भी क्लोरीन।
ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि ये बहुलकीय कण समावयवता है। जैसे यहाँ पर प्लेटिनम का एक परमाणु है, यहाँ पर देखो प्लेटिनम के दो हो गए, डबलिंग हो गई, ठीक। यहाँ पर अमोनिया दो, यहाँ पर अमोनिया हो गए चार, यहाँ पे क्लोरीन दो, यहाँ पे क्लोरीन हो गए चार। तो देख लो इसमें जो है, जो अणु सूत्र है, जो मूलानुपाती सूत्र है, वो पहले वाले यौगिक का डबल है, दो गुना हो गया। तो इसीलिए ये एक दूसरे के पॉलीमराइजेशन आइसोमर है, पॉलीमर आइसोमर है, ठीक है। तो ये बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों का अणु सूत्र समान नहीं है भाई, अणु सूत्र समान नहीं है, लेकिन इन दोनों में जो अणु हैं, परमाणु हैं, उनकी संख्या का दुगना तिगुना देखने को मिल रहा है। मूलानुपाती सूत्र समान है, अणु सूत्र समान नहीं है, तो इनका बहुलकीकरण हो रहा है। जैसे यहाँ पे प्लेटिनम एक है, तो यहाँ पर देख लीजिए प्लेटिनम के दो परमाणु हो गए, अमोनिया दो है, यहाँ पे चार हो गए, यहाँ दो क्लोरीन है, यहाँ चार हो गए, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार की समावयवता को बच्चों हम क्या कहेंगे, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म कहेंगे, ठीक है। अणु सूत्र समान नहीं है, मूलानुपाती सूत्र समान है। अब सेम प्रकार का उदाहरण यहाँ पर भी है, देखो यहाँ पर बच्चों देखो, एक तो हमारा ये है संकुल यौगिक CuNH3 का होल थ्राइस, NO2 का होल थ्राइस, और दूसरा संकुल यौगिक हमारा ये है CuNH3 का होल 6, और ये यहाँ पे कॉमा नहीं होना चाहिए, CuNO2 का होल 6। देखो यहाँ पे CO का एक परमाणु, देखो एक है परमाणु CO का, यहाँ पर देख लीजिए CO का एक ये है और एक ये है, देखो डबल हो गया। यहाँ पर अमोनिया बच्चों तीन, कितने हैं, तीन। इसमें देखो बच्चों अमोनिया 6 हो गए, ठीक। इसमें देखो नाइट्राइट कितने हैं, 3। इसमें देखो नाइट्राइट कितने हो गए, 6। तो देखो डबल हो रहा है, डबल हो रहे हैं, जो अणु है, जो परमाणु है, वो डबलिंग हो रही है उनकी, ठीक। चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें आप, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलें, अच्छा तो ये बच्चों हमारी टोटल 5 प्रकार की समावयवता हो गई। कौन सी? संरचनात्मक समावयवता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ऐसी उम्मीद करते हैं कि हम आपको बेहतरीन तरीके से समझा पाने में सफल हुए होंगे, क्योंकि हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो इस तरीके से है कि हर एक बच्चा, चाहे उसको पहले से कुछ आता हो या ना आता हो, हम इस तरीके से चीजों को डील करते हैं कि हर एक बच्चा आसानी से चीजों को समझे, रटे नहीं। रटने वाला कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। रटने से हम बचते हैं और बच्चों को भी बचाते हैं। बच्चों के हम कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाहते हैं और कराते हैं, ठीक है। आगे वैसे ही कराते रहेंगे। तो हमारा कॉन्सेप्ट कतई नहीं है कि बच्चा किताबों पर निर्भर रहे, किताबी लिखी हुई लाइनों को रटे, पढ़े और उन्हीं को रट के जो है पेपर में लिखाए और पास हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप चीजों को सही से समझें, अपने सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करें, अपने माइंड का विकास करें, अपनी जो है कुशलता को, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाएं, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है, आपकी क्षमताएं बढ़ रही हैं, लेकिन बहुत से बच्चे समय के साथ उन क्षमताओं को यूज नहीं करते हैं। आपको यूज करना होगा। आप बच्चा 6, 7, 8 के बच्चे नहीं हैं कि आपको क्वेश्चन लिखा दिया जाए, आपको रटा दिया जाए, आप याद करके सुना दें। और स्कूलों में यही होता है कि बच्चे से कहा गया कि ये 2 क्वेश्चन तुम्हें याद करके लाने, उसने याद करके सुना दिए तो बैठा दिया, नहीं सुनाया तो 2 डंडे मारे, 4 डंडे मारे, बैठा दिया, बस यही होता है। लेकिन अब ऐसा आप अपने साथ ना होने दें, अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। पढ़ाई आपके लिए एक मनोरंजन का साधन हो जाएगा, आपको पढ़ाई से आनंद मिलने लगेगा, आपको पढ़ाई से लगाव हो जाएगा, आप पढ़ाई करने की आपको लत लग जाएगी। इस बात की हम गारंटी ले रहे हैं, अगर आप हमारे हिसाब से चीजों को समझते हैं और पढ़ रहे हैं। रटने वाला कॉन्सेप्ट दूर कर दीजिए, चीजों को समझिए, अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, चीजों को जो है बार बार रिपीट कीजिए। रटना नहीं है, रटने के लिए नहीं कह रहे हैं। अब जैसे आयनन समावयवता हमने आपको पढ़ा दी, तो आयनन समावयवता की परिभाषा आपको रटनी नहीं है छोटे बच्चे की तरह। आप समझ लीजिए कि वे मतलब संकुल यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो, लेकिन जल में घोले जाने पर अलग अलग आयनों का परीक्षण देते हों, या जल में घोले जाने पर टूटकर अलग अलग आयन देते हों, तो ऐसे जो यौगिक होंगे एक दूसरे के आयनन समावयवी कहलाएंगे।
और इस प्रकार की समाव्यक्ता को आयनन समाव्यक्ता कहेंगे। बस हो गई परिभाषा। हाइड्रेट समाव्यक्ता भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि वे संकुल यौगिक जिनमें उपसहसंयोजी मंडल और आयनन क्षेत्र में जल के अणुओं की संख्या में भिन्नता हो, लेकिन इन दोनों के अणु सूत्र एक समान हो, तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के हाइड्रेट समावयवी कहलाते हैं। जो हाइड्रेट समाव्यक्ता की परिभाषा हो गई। तो रटना नहीं है, चीजों को रटना नहीं है। उभयदंती आप समाव्यक्ता समझ गए आसानी से। अगर आप उभयदंती लिगेंड्स को समझ गए तो आप उभयदंती समाव्यक्ता को भी समझ गए, और अगर आप उभयदंती लिगेंड्स को ये अभी तक नहीं समझ पाए तो फिर भैया आप समाव्यक्ता रहने दें, ठीक है, समाव्यक्ता नहीं समझ पाएंगे। तो कहने मतलब मेरा यही है, चीजों को समझे, रटे नहीं, ठीक है। रटने से ज्यादा अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पर ध्यान दें, आपको पढ़ाई से लगाव हो जाएगा, आपको पढ़ाई करने की लत लग जाएगी, ठीक है। और आप जो पढ़ाई को एक बोरियत मतलब बोरियत एक समझते हैं कि पढ़ाई हमारे लिए बोरिंग है, पढ़ाई किसने बनाई है, ये आप सब भूल जाएंगे, ठीक है। पढ़ाई जो है इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलें, अच्छा तो बच्चों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं त्रिविम समाव्यक्ता को, ठीक है। स्ट्रक्चरल तो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम देखेंगे दूसरे प्रकार की समाव्यक्ता जिसको हम त्रिविम समाव्यक्ता कहते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। देखो भाई ये क्या होती है, ध्यान से समझना बच्चों हम क्या कह रहे हैं। देखो, संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंडों के भिन्न भिन्न विन्यासों के कारण उत्पन्न हुई समाव्यक्ता को ही त्रिविम समाव्यक्ता कहते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, ठीक। तो संकुल यौगिकों में जब केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़े हुए लिगेंड भिन्न भिन्न विन्यासों में अलग अलग कोण बनाकर अलग अलग पोजीशन पर जुड़े होते हैं, तो इस प्रकार की जो समाव्यक्ता उत्पन्न होती है उस समाव्यक्ता को ही बच्चों हम त्रिविम समाव्यक्ता कहते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। और यह समाव्यक्ता दो प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है? एक बच्चों होती है ज्यामितीय समाव्यक्ता और एक होती है प्रकाशिक समाव्यक्ता। तो चलिए वन बाय वन करके दोनों को डिस्कस करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलें, पहले हम देखते हैं ज्यामितीय समाव्यक्ता यानी कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को बच्चों यहां पर समझ लेते हैं। देखो बच्चों, यह समाव्यक्ता धातु परमाणु के साथ जुड़े लिगेंडों की भिन्न भिन्न पारस्परिक स्थिति के कारण उत्पन्न होती है। जैसा कि हमने बताया कि सेंट्रल मेटल आयन के साथ लिगेंड अलग अलग कोण पर अलग अलग स्थितियों पर जुड़े होते हैं, तो इस वजह से उनकी संरचना जो है अलग अलग हो जाती है, लेकिन दोनों के अणु सूत्र एक जैसे रहते हैं, तो इस वजह से एक दूसरे के ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं, ठीक। अलग अलग कोण बनाते हैं। तो यह समाव्यक्ता धातु परमाणु के साथ जुड़े लिगेंडों की भिन्न भिन्न पारस्परिक स्थिति के कारण उत्पन्न होती है। अभी हम आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे, एकदम शीशे जैसा क्लियर हो जाएगा। यह समाव्यक्ता मुख्य रूप से उपसहसंयोजन संख्या 4 वर्ग समतलीय यौगिक और संख्या 6 अष्टफलकीय संरचना प्रदर्शित करने वाले संकुल यौगिकों में पाई जाती है और इसके दो रूप होते हैं। तो इस प्रकार की समाव्यक्ता बच्चों उन संकुल यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिनकी उपसहसंयोजन संख्या 4 होती है या 6 होती है। जब 4 होती है तो ऐसे संकुल यौगिक की संरचना बेटा वर्ग समतलीय होती है, ठीक। और जब 6 होती है तो इनकी संरचना अष्टफलकीय होती है। कैसे बनाते हैं अभी हम आपको डिस्कस करते हैं। इनके दो रूप होते हैं बच्चों, उन दोनों रूपों को हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब वैज्ञानिक परिभाषा है। अच्छा, अरे हाँ, ज्यामितीय समाव्यक्ता बच्चों देखिए यहाँ पर कुछ स्लाइडें जो है मिस हैं, ठीक है। तो हम अपनी तरफ से आप लोगों को बता दे रहे हैं कि इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं वो दो तरह के दो रूप प्रदर्शित करते हैं। एक तो सिस आइसोमर प्रदर्शित करते हैं और एक ट्रांस आइसोमर प्रदर्शित करते हैं। देखिए भाई कौन कौन से वो आइसोमर है। देखिए जैसे मान के चलिए कि हमारे सामने एक संकुल यौगिक है, ठीक है।
कोई एक संकुल यौगिक हम फर्दर एग्जाम्पल के लिए अपने लिए ले रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर m वर्ग समतलीय में a स्क्वायर हो, एक मतलब जो है a2 और b2, ठीक है। चलो अच्छा, इसको यहाँ पर हमने जो है ले लिया है, ठीक। अब इस संकुल यौगिक के बच्चों हमें दो रूप देखने को मिलेंगे। इसकी उपसय संयोजन संख्या कितनी है बच्चों? 4 है, ठीक है। इसकी संरचना जब हम बच्चों बनाएंगे तो बनेगी वर्ग समतलीय। कैसी बनेगी? वर्ग समतलीय बनेगी, ठीक है। वर्ग समतलीय कैसी बनेगी अभी हम आपको बता रहे हैं। तो देखो इसके दो रूप हमें देखने को मिलेंगे बच्चों, ध्यान से देखना। बीच में हम रखेंगे सेंट्रल मेटल आयन, ठीक। अब हमारे सामने दो ए लिगेंड है, दो बी लिगेंड है। एक कंडीशन में ये दोनों ए लिगेंड एक दूसरे के आमने सामने होंगे, और एक कंडीशन में जो दूसरे वाले बी लिगेंड है वो एक दूसरे के आमने सामने होंगे, और ऐसे करके ये आपस में मतलब CMI के साथ जुड़े होंगे, ठीक। और इनको आप आपस में कनेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक। एक तो कंडीशन ये हो गई, ठीक है। ये बच्चों इस तरीके की संरचना होती है वर्ग समतलीय। एक कंडीशन बच्चों ये बन सकती है हमारे सामने, जिसमें क्या हो सकता है कि एक जैसे यहाँ पर ए आ गया, ठीक। फिर यहाँ पर बच्चों क्या आ गया? दूसरा वाला ए यहाँ पर आ गया, एक दूसरे के अपोजिट में आ गए। और जो बी है, ठीक है, वो यहाँ पर है लिगेंड्स, ठीक है, बी। देखिए अब आप देखिए, तो ये दोनों ही जो हमारा ये संकुल यौगिक है, एक हमने एग्जांपल लिया है, अभी हम आपको एक रियल एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे, अभी तो हमने समझाने के लिए लिया है। तो इसमें बच्चों क्या है कि इसमें एक संरचना इसकी इस टाइप की बन सकती है, इस टाइप की, जिसमें ए और ए एक दूसरे के सम्मुख हैं, और इसमें एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक इस साइड है एक इस साइड है। तो इस प्रकार की संरचना में जब दोनों लिगेंड्स एक दूसरे के सम्मुख होते हैं तो बच्चों इस आइसोमर को कहते हैं सिस आइसोमर। क्या कहते हैं? सिस आइसोमर कहते हैं, यानी कि सिस समावयवी। और जब एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं तो इसको बच्चों हम कहते हैं ट्रांस आइसोमर। क्या कहते हैं? ट्रांस आइसोमर कहते हैं, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। तो जब एक दूसरे के सामने हो, आमने सामने हो, तो इस प्रकार के जो समावयवी होते हैं वो सिस आइसोमर कहलाते हैं, और जब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ट्रांस आइसोमर कहलाते हैं। हिंदी में इनको समपक्ष और इसको विपक्ष, समपक्ष समावयवी, विपक्ष समावयवी, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम यहाँ पर एक बेहतरीन उदाहरण सेट करते हैं। स्क्रीनशॉट लेने जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलें, अच्छा, अब हम एक एग्जांपल यहाँ पे बच्चों लेते हैं, ठीक है। एक हमारे सामने संकुल यौगिक है PTNS3 का होल ट्वाइस Cl2। ये हमारे सामने संकुल यौगिक है। इसकी उपसय संयोजन संख्या कितनी बच्चों? 4। संरचना कैसी बनेगी? वर्ग समतलीय, आप जानते हैं। अब आप इसमें देख लीजिए, इसका भी हम सेम वही बनाएंगे, ठीक है। प्लेटिनम एक दूसरे के सामने सामने ले लो, यहाँ पर जो अमोनिया आ गए एक दूसरे के जब आमने सामने आ जाएंगे, ठीक है, और इनको आप क्या करें? जोड़ दीजिए। तो ये जो इनका बच्चों आइसोमर बनेगा, ये जो इनका आइसोमर क्या कहलाएगा? सिस आइसोमर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिस आइसोमर। दूसरा वाला अब आप यहाँ पर देख लीजिए, दूसरे वाला बना देते हैं इसका ट्रांस आइसोमर। ट्रांस वाले में अमोनिया यहाँ पर, एक अमोनिया यहाँ पर, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में ले लीजिए। क्लोरीन एक यहाँ पर और एक क्लोरीन यहाँ पर, इन दोनों को आप कनेक्ट कर दीजिए बाय फॉर्मिंग द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। ये बच्चों इसका हो गया ट्रांस आइसोमर। क्या हो गया? ट्रांस आइसोमर। तो ये हमारा हो गया ट्रांस आइसोमर। देख लीजिए, दोनों का अणु सूत्र समान है, लेकिन इन दोनों की ज्यामिति, जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर अलग अलग है, व्यवस्था अलग अलग है, विन्यास अलग अलग है। इसमें अमोनिया और क्लोराइड आयन एक दूसरे के सम्मुख हैं, आमने सामने हैं, और इसमें एक दूसरे के अपोजिट चले गए, ठीक है, ऐसे ऐसे अपोजिट चले गए। तो इस प्रकार की समावयवता को ही बच्चों हम क्या कहते हैं? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक। स्क्रीनशॉट लेने। अब आपको हम अष्टफलकीय संकुल में समावयवता को समझा देते हैं।
चलिए अच्छा, अष्टफलकीय संकुल का एक उदाहरण यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है। CONS3 का होल 4 Cl2, ठीक। इसकी बच्चों उपसय संयोजन संख्या कितनी होगी, कोऑर्डिनेशन इसकी जब हम नंबर निकालेंगे तो 6 होगी। एक दंती लिगेंड ये भी है, एक दंती लिगेंड ये भी है, टोटल इनकी संख्या 6 है, तो आ गया 6। संरचना इसकी बच्चों बनेगी अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। संरचना कैसी क्या है, इस बात को इसी चैप्टर में हम जो है आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। अष्टफलकीय, अब देखो अष्टफलकीय बच्चों संरचना कैसे बनती है। बीच में आप रख लीजिए CO को, कोबाल्ट को, ठीक है। यहाँ पर अमोनिया आयन 4 है, जो 4 हैं उनको आप प्रत्येक कॉर्नर पर रखिए, ठीक है। प्रत्येक जो है कॉर्नर पर रख दीजिए, या ऐसा कीजिए पहले जो है इसका सिस हमें बनाना है, तो सिस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन यहाँ पर और एक अमोनिया यहाँ पर रख दीजिए, एक अमोनिया यहाँ पर, एक अमोनिया यहाँ पर रख दीजिए और एक अमोनिया यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। क्लोरीन हमारे सामने ये है, ठीक है, या ऐसा कीजिए एक अमोनिया को यहाँ रखिए, ठीक, और एक क्लोरीन को आप यहाँ रख दीजिए, ठीक है। इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर हम बनाना चाह रहे हैं, रुक जाएं अभी थोड़ा, NS3, ठीक, और यहाँ पर रख दीजिए Cl। अब आप इनको कनेक्ट कीजिए, CMI के साथ इनको जोड़ दीजिए, देखिए। तो इस प्रकार की बच्चों ये जो आप संरचना देख पा रहे हैं, इस प्रकार की जो आप ये संरचना देख पा रहे हैं, तो ये बच्चों हमारी जो संरचना हो गई वो अष्टफलकीय हो गई। कैसी हो गई, अष्टफलकीय संरचना हो गई। संरचना कुछ इस प्रकार की है बच्चों, जैसे यहाँ पर हमने रखा, यहाँ पर रखा, फिर हमने एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और बीच में एक हमारा सेंटर मेटल आए, इस तरीके की है। इनको आप जोड़ दीजिए आपस में, इस प्रकार की जो संरचना बनती है बच्चों उसको हम कहते हैं अष्टफलकीय संरचना। और जब इनको भी आपस में जोड़ देते हैं तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है, देखिए कुछ इसी तरीके की बन रही है। इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है इसी को हम कहते हैं अष्टफलकीय संरचना, अष्टफलकीय स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो अच्छा, ये तो हमने इसका सिस आइसोमर बना दिया। अब देखो इसका ट्रांस आइसोमर हम कैसे बनाते हैं। ट्रांस को देखिए क्या है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट से यहाँ पर जोड़ दीजिए Cl, यहाँ पे जोड़ दीजिए Cl। अमोनिया कितने हैं, 4, एक अमोनिया आप यहाँ पर रखिए, एक अमोनिया आप यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। थोड़ा सही से जब बनाते हैं, लिखते हैं तो अच्छे से बन जाता है, लेकिन जल्दबाजी जब करते हैं तो थोड़ा चीजें जो है गड़बड़ा जाती हैं, देखो, ठीक है। अब आप इनको जोड़ दीजिए, ठीक है। क्लोरीन देखो भाई, क्लोरीन ऐसे जुड़े हैं, ठीक है। और आप जब इनको कनेक्ट करेंगे इस तरीके से, तो इस तरीके से ये कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहां पर देख लीजिए, तो बच्चों यहाँ पर क्लोरीन की पोजीशन देखिए, यहाँ पर देखो दोनों जो क्लोरीन है वो एक दूसरे के आमने सामने हैं, पास पास हैं, ठीक। और यहाँ पर जो क्लोरीन है बच्चों एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक जो है दाईं तरफ है, एक जो है बाईं तरफ, यानी कि एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। तो इस प्रकार की समा ये एक दूसरे के क्या हो गए बच्चों, ट्रांस और सिस आइसोमर हो गए। ये वाला हमारा हो गया सिस आइसोमर और ये वाला हमारा बच्चों हो गया ट्रांस आइसोमर, ठीक है। क्योंकि इसमें एक दूसरे के आमने सामने है, या आप कह सकते हैं पास पास है, उसमें एक दूसरे के अपोजिट हो गए, एक सबसे ऊपर एक सबसे नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से ये बच्चों निकल के आ गई अष्टफलकीय संकुल में समावेयता, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। तो जैसा कि हमने बताया कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको उपसय संयोजन संख्या 4 और उपसय संयोजन संख्या 6 वाले संकुल योजकों में देखने को मिलती है। पहले वाले एग्जाम्पल में उपसय जो संख्या 4 थी उसकी संरचना वर्ग समतलीय थी, और दूसरे वाले में उपसय संयोजन संख्या 6 थी और उसकी संरचना अष्टफलकीय थी, ठीक है, इस वाले में। चलें अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे प्रकार की समावेयता बच्चों में डिस्कस करनी है, जो कि है प्रकाशिक समावेयता। कौन सी है, प्रकाशिक समावेयता।
प्रकाशिक समाव्यवस्था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने से पहले आपको जो है इसे थोड़ा सरल अंदाज में, देसी अंदाज में समझना होगा, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है। नहीं तो आपके लिए थोड़ा कठिन महसूस होगा आपको, हालांकि कठिन नहीं है, हम इस तरीके से हम इसीलिए हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा देंगे। देखो, इसे समझने के लिए केमिस्ट्री को आप 2 मिनट के लिए भूल जाइए और अपने दोनों हाथों को देखिए, ठीक है। देखो भाई, यदि आप अपने बाएं हाथ को शीशे दर्पण में देखेंगे तो वह बिल्कुल आपके दाएं हाथ जैसा दिखाई देगा, यानी आपका दायां हाथ आपके बाएं हाथ का दर्पण यानी कि मिरर इमेज होगा। कैसा होगा? मिरर इमेज। यानी कि आप अपने दोनों हाथ यानी कि राइट और लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और दर्पण पर देखेंगे तो आपको दोनों एक जैसे दिखेंगे, ठीक है। ये बात कह रहे हैं, समझ गए होंगे, मिरर इमेज लगेंगे। लेकिन यदि आप अपने दाएं हाथ को उठाकर बाएं हाथ के ऊपर सीधा फिट करने की कोशिश करेंगे तो हथेली के ऊपर हथेली और अंगूठे के ऊपर अंगूठा नहीं बैठेगा। कहने मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे के दर्पण हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, लेकिन जब आप उनको उठा के सीधा ऐसे रखेंगे तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं बैठेंगे। फिट कहीं बैठ रहे हैं? नहीं बैठ रहे हैं, सीधा सीधा ऐसे रखेंगे। जब आप दोनों ऐसा रख देंगे तो बात अलग है, लेकिन ऐसी बात करने की हो रही है, ठीक है। तो जब आप दोनों को ऐसे रखेंगे इस मोड में तो एक दूसरे के फिट नहीं बैठेंगे। क्या फिट बैठ रहे हैं? अंगूठा एक निकले, देखिए इधर निकलेगी, आप समझ रहे हैं, तो एक दूसरे के फिट नहीं बैठेंगे। विज्ञान की भाषा में इसे बच्चों हम कहते हैं एक दूसरे पर अध्यारोपित ना होना, यानी कि सुपर इम्पोज ना होना। अगर ऐसी कंडीशन में दोनों एक दूसरे के ऊपर फिट बैठ जाते तो हम कह देते सुपर इम्पोज हो गए, सुपर इम्पोज हो गए। अब जो नहीं बैठे तो उनको कहेंगे सुपर इम्पोज नहीं हुए, अध्यारोपित नहीं हुए, ठीक है। तो ये आप पहले एग्जाम्पल अपने माइंड में सेट कर लें। ये हमने प्रकाशिक समाव्यवस्था को आपको समझाने के लिए आपके माइंड में एकदम फिट कर दें, इसलिए हमने यहाँ पे ये एग्जाम्पल फिट किया है, ठीक है। अब आप प्रकाशिक समाव्यवस्था को समझेंगे, डेफिनेशन समझेंगे तो बहुत जल्दी समझ जाएंगे, ठीक है। चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। अब आ जाइए इसकी परिभाषा। देखो, वे त्रिविम समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब तो होते हैं लेकिन उन्हें एक दूसरे के ऊपर सीधा फिट यानी कि अध्यारोपित नहीं किया जा सकता, तो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं बच्चों? एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। और इस प्रकार की समावयवता को ही प्रकाशिक समावयवता कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब आपको ये बात जो है क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, हो गई नहीं हो गई? इसीलिए हमने आपको बाबा समझाई। अगर हमको आपको डायरेक्ट समझा देते तो फिर आप ये समझ ही नहीं पाते कि ये अध्यारोपित सीधा फिट ये क्या है। अब आप समझ गए होंगे। फिर देख लें कि वे त्रिविम समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, वे रासायनिक यौगिक, वे जटिल यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, जब उनको एक दूसरे के सामने दर्पण में रखा जाएगा तो एकदम सेम दिखेंगे, लेकिन जब उनको एक दूसरे के अध्यारोपित किया जाएगा तो पूर्ण रूप से एक दूसरे के अध्यारोपित नहीं होते हैं। तो ऐसे समावयवी ही एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी तथा इस प्रकार की समावयवता को प्रकाशिक समावयवता कहते हैं, ठीक है। चलें, अच्छा जो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलें, अच्छा अब आप समझ लें इसके बच्चों दो प्रकार होते हैं, इसके बच्चों दो प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये समावयवी दिखने में और रासायनिक गुणों में बिल्कुल एक दूसरे एक जैसे होते हैं, ठीक है। रासायनिक गुणों में और दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन इनका एक गुण अलग होता है, वो है प्रकाश को घुमाने की दिशा, कि ये प्रकाश की दिशा को किस दिशा में घुमाते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये एक हमारा कोई कंपाउंड है, ठीक है, ये हमारा कोई एक कंपाउंड है और जब इस पे सन की लाइट पड़ रही, सनलाइट मतलब पड़ रही है, ठीक है, तो ये वो सनलाइट किस डायरेक्शन में घुमाएगा, ठीक है। आपको ये बात अजीब लग सकती है कि ये घुमाएगा मतलब ये क्या है सर, ये आप क्या कह रहे हैं घुमाएगा? हाँ, ऐसा होता है। बहुत से कंपाउंड ऐसे होते हैं जब उन पे सनलाइट पड़ती है, सन की सीधी किरण पड़ती है, समतल ध्रुवित प्रकाश, ठीक है, तो वो प्रकाश की किरण को या तो जो है
घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं क्लॉकवाइज, या वो घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा देते हैं। मतलब जैसे इस पे सनलाइट पड़ी तो वो पड़ के या तो जो है घड़ी की दिशा में घुमा देंगे, एकदम घूम जाएगी, घूम के निकल जाएगी, इसके आर पार हो जाएगी, और या वो जब पड़ेगी तो वो घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएंगे, लेफ्ट साइड घुमाएंगे, तो फिर घूम के वो वैसे निकल जाएगी। तो ऐसा कंपाउंड्स के साथ होता है। ऐसे जो यौगिक होते हैं वही कहलाते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, प्रकाश सक्रिय कहलाते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। आप इस बात को कार्बनिक रसायन में पढ़ते हैं बेहतरीन तरीके से, क्योंकि जब हम कार्बनिक रसायन में समावेयता वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर इन सब चीजों की डिटेल में डिस्कस किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इतनी डिटेलिंग है नहीं, इसलिए हम ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, उतना ही जाएंगे जितने से हमारा काम हो जाए, ठीक है। चले, अच्छा, तो अब प्रकाश की दिशा को घुमाने के आधार पर ही दो प्रकार के ये होते हैं। अगर ये प्रकाश की दिशा को बच्चों जो है घड़ी की दिशा में घुमा रहे हैं, दाईं साइड घुमा रहे हैं, तो इनको कहते हैं बच्चों डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। और अगर ये घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा रहे हैं तो इनको लीबो रोटेटरी कहेंगे, बाम घूर्णक, बाम घूर्णन, ठीक है, कहेंगे, ठीक है, देख लेना। चलिए, अच्छा, तो दो रूप हो गए। पहला है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, इसको शॉर्ट में डी रूप कहते हैं। यह वह समावेवी है जो समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट की किरण को दाईं ओर यानी कि क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घुमा देता है। इसे जो है प्लस रूप से प्रदर्शित करते हैं, डी प्लस से भी प्रदर्शित करते हैं। तो आप इसको जो है डी से दर्शाइए या इसको जो है प्लस साइन से रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक। दूसरा बच्चों एल रूप है, जिसको लीबो रोटेटरी कहते हैं। यह वह समावेवी है जो उसी प्रकाश की किरण को बाईं ओर यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में घुमा देता है। इसे बच्चों हम जो है माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं या स्मॉल एल रूप से दर्शाते हैं, ठीक है। चलें आगे देखें, नोट करके, डी रूप और एल रूप के 50-50% के मिश्रण को रैसमिक मिश्रण, रैसमिक मिक्सचर कहते हैं। जो प्रकाश को नहीं घुमा पाता, उदासीन रहता है। कैसा रहता है? उदासीन रहता है, ये प्रकाश को घुमाता नहीं, ठीक है। चलें, अच्छा, अब आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखो बच्चों, ऐसा है, प्रकाश जो प्रकाशिक समावेयता है ये एक अलग टॉपिक है और इसको डिटेल में पढ़ा जाता है। इसमें ज़्यादा हम डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम चाहें तो डिटेलिंग में जा भी सकते हैं, फिर वो कॉन्सेप्ट हमारा थोड़ा अलग चला जाएगा, अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो है संकुल यौगिकों में समावेयता का अध्ययन करना। तो जिस जिस प्रकार की समावेयता पाई जाती है उसको हमें समझ लेना, उदाहरण देख लेना। अब किसी विशिष्ट प्रकार की समावेयता को तो हमें डिस्कस करना नहीं है, तो उसके लिए अलग लेक्चर आगे की जब क्लासेस आएंगी, ऐसा कभी टॉपिक आएगा तो वहां पे डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। ये चलें, स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलें, अच्छा बच्चों, तो आज की क्लास में अब जैसे इसके उदाहरण और देख लें। हाँ, इसके उदाहरण और रहेंगे, उदाहरण आपको हमने बताया नहीं, उदाहरण और देख लें। देखो, जैसे एक बच्चों हमारे पास उदाहरण है COEN, ठीक है, EN का होल थ्राइस +3, ठीक है, एक हमारे सामने ये हो गया। अब देखो बच्चों, इसके दो आइसोमर हमें देखने को मिलते हैं, जल्दी से देख लो। एक है COEN और EN, और एक यहाँ पर बच्चों EN, इस तरीके से। ये जो बच्चों हमारा कंपाउंड है ये प्रकाश सक्रिय है, फोटो एक्टिव है, ठीक है। इस पे जब समतल ध्रुवित प्रकाश पड़ेगी तो ये प्रकाश की किरण को जो है राइट साइड घुमाएगा, इसीलिए ये इसका डी रूप होगा, डी फॉर्म होगा, ठीक है। दूसरा इसका रूप आप देख लीजिए, आप केवल बनाना सीख जाएं, ठीक है, आप बनाना सीख जाएं, बस इतना ही पर्याप्त है। दूसरे वाले कंडीशन में क्या होगा, EN और EN, 3 लिगेंड जुड़े हैं इसके साथ, ठीक है। तीसरा इसका रूप ये हो गया +3। ये वाला समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को लेफ्ट साइड घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बच्चों एल रूप होगा। कौन सा होगा? एल रूप या एल आइसोफॉर्म, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा एक उदाहरण, ठीक है। अब आप सर ये कैसे पहचान लिया आपने कि ये हमारा डी रूप है, ये हमारा एल रूप है? तो आपको बच्चों ये देखना है कि किस साइड की तरफ, राइट साइड की तरफ या लेफ्ट साइड की तरफ भारी समूह जुड़े हैं। जहां भारी वजन होगा बस वहीं तरफ जो है प्रकाश घूम जाएगा। इस साइड देखिए भारी वजन इस साइड है, क्योंकि इस साइड 2 एथिलीन डाइएमीन के अणु जुड़े हैं, एक ये एक ये, इस साइड एक ये, तो इसीलिए जो प्रकाश की लाइट पड़ेगी
वो क्लॉक वाइज ऐसे ऐसे घूमने लगेगी। यहाँ पर इस साइड 2 है तो इस तरफ वजन ज्यादा है तो यहाँ पर ऐसे घूमने लगेगा। ठीक, चलें अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आपको एक उदाहरण और दिए देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें इसी तरीके से, फिर हम आपको एक उदाहरण और दिए देते हैं। देखो एक उदाहरण वो भी लगभग इसी की जैसा है, उसमें ऑक्सलेट आयन है, उसको आप स्वयं बना लेना। ठीक है, ऑक्सलेट आयन है तो एक बच्चों हमारा उदाहरण ये हो गया। ठीक है, इसमें आप 2 ऑक्सलेट आयन जो हैं, ऑक्सलेट लिगेंड एक तरफ कर देना, एक तरफ एक कर देना। जिस तरफ 2 करना, जैसे राइट साइड में आपने किए तो वो डी रूप हो जाएगा, लेफ्ट साइड में कर देना अगली बार 2 तो वो हमारा एल रूप हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा, तो ये बच्चों हमारी हो गई प्रकाशिक समावयवता। चले बच्चों आज की क्लास में इतना ही। आज की अपनी इस हमने क्लास में पूरे की पूरी समावयवता को एक ही क्लास में खत्म कर दिया है। लगभग 1 घंटे 15 मिनट की वीडियो ये हो गई है। ठीक है, पूरी समावयवता को हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, 2 प्रकार की समावयवता हमने डिस्कस की। ठीक है, कि संकुल यौगिकों में 2 प्रकार की समावयवता पाई जाती है। ठीक है, वन इज संरचनात्मक समावयवता और दूसरी हमारी त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता के 5 प्रकार डिस्कस किए और त्रिविम समावयवता के 2 प्रकार डिस्कस किए। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट है, कोई आपको बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज प्रॉपर जो हमारे साथ जुड़े रहें, प्रॉपर अपने नोट्स बनाते रहें और प्रॉपर रिवीजन भी करते रहें। रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए। अगर आपने प्रॉपर नोट्स नहीं बनाए, प्रॉपर आप वीकली, हफ्ते में, 15 दिन में या महीने में एक बार चीजों को पढ़ नहीं रहे हैं, रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप चीजों को भूल जाएंगे। क्योंकि हम जैसे अध्यापक, हम जैसे टीचर अगर समय के साथ चीजों को देखते नहीं हैं, रिवाइज नहीं करते तो हम लोग भूल जाते हैं। तो आप तो फिर बच्चे हैं। ठीक है, तो आप भी भूल जाएंगे, आप तो और जल्दी भूलेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब आप भी समय के साथ चीजों को रिवाइज करते रहें। जब भी आपकी छुट्टी हो, संडे टू संडे या 15 दिन में, महीने में, जब भी आपका मन लगे अपने हिसाब से उसको रिवाइज करते रहें। एक बार चीजों को फेर लें, रटना नहीं, प्रेशर नहीं क्यों क्रिएट करना है, केवल रटना नहीं है, केवल रिवाइज करना है, प्रॉपर नोट्स बनाते रहें। चलें अच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।